अब तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि बेसिक्स क्या है टाइम स्पीड डिस्टेंस के, किस तरह से एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, सो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी किस तरह से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में लगती है, और फिर उससे रिलेटेड कुछ सवाल हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका मिलेगा, एक एग्जाम्पल से रिलेट कर रहा हूं मैं। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक इंसान एक डेफिनेट टाइम लाइक 2 आवर्स में, ठीक है, अलग अलग स्पीड से कुछ डिस्टेंसेस को कवर करता है। फिर हम देखेंगे कि स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या रिलेशन, किस तरह का रिलेशन बन के आ रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड और डिस्टेंस, इन दोनों के बारे में अलग अलग केसेस में हम टाइम को कांस्टेंट रखते हुए, 3 केसेस में एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो टाइम को कांस्टेंट रखते हुए अलग अलग स्पीड में अलग अलग डिस्टेंसेस या अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए क्या स्पीड वेरी कर रहा है, ये नोटिस करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रखता हूँ, स्पीड में यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ, डिस्टेंस किलोमीटर में है। अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और 2 घंटे की टाइम आपके पास है, सो डिस्टेंस हो जाएगी 60 किलोमीटर। इफ़ इन केस डिस्टेंस आपको जाना हो 120, ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस जाना हो 120, सो आपकी स्पीड होनी चाहिए 2 घंटे में जाने के लिए 60 की। ठीक है, इफ़ इन केस मुझे 90 की स्पीड मिल गई तो मैं कितनी डिस्टेंस चला जाऊंगा, ऑब्वियसली 90 की स्पीड से 2 घंटे में 180 की डिस्टेंस चला जाऊंगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि रिलेशन किस तरह का बन रहा है। अगर आप स्पीड में देखो, आपने स्पीड को 2 टाइम किया तो डिस्टेंस भी 2 टाइम हो गई। ठीक है, अगर आपने स्पीड को 1.5 टाइम किया, ठीक है, अगले केस के अकॉर्डिंग देख रहा हूं, तो यहाँ डिस्टेंस भी 1.5 टाइम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रोपोर्शन में स्पीड चेंज हो रही है उसी प्रोपोर्शन में डिस्टेंस चेंज हो रही है, अगर टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, सो आपका फर्स्ट केस यही है, इफ टी इज कांस्टेंट देन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। सो आपका ये फर्स्ट केस रहेगा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इफ टाइम इज कांस्टेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट केस। ठीक है, इसको यूज करके कैसे क्वेश्चंस करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद थ्योरी समझ लेते हैं। पहले सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस, अगर मैं डिस्टेंस को सपोज 300 किलोमीटर ले लेता हूं, ठीक है, अब एक इंसान को 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है अलग अलग स्पीड और अलग अलग टाइम के वेरिएशन में। तो सबसे पहले यहां लिखता हूं मैं स्पीड, यहां टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं स्पीड की। अगर उस इंसान की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लगने वाला है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम लगेगा 10 आवर। ठीक है, अगर 15 घंटे में ये डिस्टेंस कवर करनी हो तो फिर स्पीड कितनी होनी चाहिए, 15 घंटे के अकॉर्डिंग आप देखो, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर 60 की स्पीड होती तो टाइम कितना लगता, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो आप निकालोगे इसको तो सॉल्व होके आएगा 5। ठीक है, एक बार यहां पे भी चेक करते हैं कि क्या बन रहा है। देखिए, आपने यहां से यहां तक का केस देख लो। पहले आपने स्पीड को 3 टाइम किया तो टाइम 1/3 रह गया। ठीक है, आपने स्पीड को 3 टाइम किया तो टाइम 1/3 रह गया। ठीक है, सिमिलरली इधर देखिए, 30 को 20 बनाना है तो आप कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 का। ठीक है, सो आप ऑब्जर्व करो इसको, इसमें मल्टीप्लाई हो गया 3/2 का। मतलब ये हो रहा है कुछ कि आप जैसा वेरिएशन इधर ला रहे हो उसका जस्ट रिवर्स वेरिएशन यहां पे आ रहा है। सो इसका मतलब हुआ कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन आ रहा है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये रिलेशन बनके सामने आ रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे केस की तरफ, थर्ड केस प्रोपोर्शनैलिटी का। इफ इन केस, ये तीसरा केस है,
इफ़ इन केस अभी मैंने टाइम लिया और यहाँ पे डिस्टेंस लिया, अब स्पीड की बात करते हैं। मैंने एक बार टाइम कांस्टेंट कर लिया, एक बार डिस्टेंस, और अब स्पीड को कांस्टेंट मैंने मान लिया कि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो अब किसकी बात होगी, किस में रिलेशन बनाना है हमें? ऑब्वियसली डिस्टेंस एंड टाइम में रिलेशन बनाना है। तो इसमें भी अगेन वही चीज़, 3-4 केसेस में, 3 केसेस से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसमें भी 3 केसेस ले लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर डिस्टेंस 300 किलोमीटर की होती और 50 की स्पीड से आप जाते तो टाइम लगता 6 घंटे। ठीक है, अगर आपके पास 12 घंटे का टाइम है और आप 50 की स्पीड से जा सकते हो तो आप कितनी डिस्टेंस चले जाओगे? 600 किलोमीटर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। मैंने बोला कि अगर आपके पास 12 घंटे होते और स्पीड तो वही है 50, तो आप कितनी डिस्टेंस चले जाते? 600 किलोमीटर। इफ इन केस आपको 150 किलोमीटर जाना है और स्पीड है 50 की, सो अब कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। तो एक बार अब इसमें रिलेशन देखते हैं कि किस तरह से वैरी कर रहा है। सो देखिए, जैसे हमने इन सब रिलेशंस को देखा, एक बार इसको भी ऑब्जर्व करते हैं। देखिए 300 से 600, मतलब मैंने डिस्टेंस को 2 टाइम कर दिया, तो टाइम भी क्या हो गया भाई? 2 टाइम हो गया। अगर डिस्टेंस को मैंने 1/4 कर दिया तो टाइम भी क्या हो गया? 1/4 हो गया। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो हम लोग अपनी जनरल लाइफ में देखते ही रहते हैं। ठीक है, सो ये आपका तीसरा केस हो गया। जैसे यहाँ पे सेकेंड मैंने ये सब रिलेशंस लिखे हैं, ये रिलेशन, ये इसी तरह से यहाँ एक रिलेशन बनेगा। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, तब क्या होने वाला है? तब आपकी डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। कैसे मैंने प्रोपोर्शन बोला? क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में डिस्टेंस में चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में टाइम में चेंज आ रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हमारा तीसरा केस बन गया। अब इन्हीं 3 केसेस को रिलेट करते हुए एक एक केस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आजकल एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं। तो पहले उसको कितना टाइम लग रहा था ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए, घर से ऑफिस जाने की बात दोनों टाइम हो रही, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब घर से ऑफिस जाने का कोई तो डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो पहले वो जाता था जिस स्पीड से, उसमें 20% वृद्धि कर दी तो उसको 15 मिनट कम लगा, मतलब वही पर्टिकुलर डिस्टेंस में स्पीड बढ़ाई जा रही है। सो डिस्टेंस कांस्टेंट का केस क्या था? स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो अब हम इस क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहले स्पीड में आपने जो 20% बढ़ाया, सो सबसे पहले स्पीड का रेशियो लिखो। अगर 20% आप बढ़ा रहे हो तो 20% इंक्रीज का मतलब है फ्रैक्शन में 1/5। यहां पर ये इनिशियल को शो कर रहा है, मतलब इनिशियल जो स्पीड थी, ठीक है, 5 यूनिट, और ये इंक्रीज को शो कर रहा है कि 1 का इंक्रीज हो गया, मतलब पहले स्पीड 5 यूनिट थी, उसमें 1 बढ़ गया तो 6 हो गया, मतलब स्पीड का रेशियो 5:6 है। अब टाइम का रेशियो क्या होगा? देखिए, आपको पता होगा कि अगर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी या x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, सो जो x का रेशियो होगा उसका रिवर्स y का रेशियो होगा। ठीक है, इसी तरह से जो s का रेशियो यहाँ पे आया स्पीड का, उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, एक बार मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। रिवर्स होने का मतलब ये होता है। ठीक है, अब ये रेशियो में आपने पढ़ा होगा कि जब इस तरह का रेशियो आ जाए तो क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगा 30/5, ये हो जाएगा 30/6। ठीक है, सो यहां से आ जाएगा 6:5। तो यहां से समझने वाली बात एक और है, ये तो प्रोसेस हो गया। अब समझने वाली बात क्या है कि अगर अगर आप चेंज कर रहे हो और 2 ही रेशियोज में आ रहे हैं, 2 टर्म्स आ रहे हैं रेशियो में, तो आप उनको जस्ट रिवर्स कर दो तो वही बन रहा है। जैसे 5-6 आया था, मैं रिवर्स करके 6-5 लिख सकता था। तो आपसे ये पूछा गया है कि पहले कितना टाइम लगता है, अगर बाद में वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखिए 6 अगर पहले लग रहा था तो 5 लग रहा है अभी, मतलब 1 यूनिट का टाइम उसने बचा लिया। और 1 यूनिट किसके बराबर है? कितना टाइम बचाया उस इंसान ने? 15 मिनट टाइम बचाया। ठीक है, अगर 1 यूनिट में 15, तो पहले 6 यूनिट का टाइम लग रहा था। सो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 × 15, दैट इज 90 मिनट्स। सो पहले उसको टाइम लग रहा था
90 मिनट। ठीक है, अगर पूछा जाता बाद में कितना लग रहा है तो आप देख रहे हो कि पहले 15 लग रहा है, पहले 90 लग रहा है तो 15 बचाए तो 75, या फिर 5 यूनिट भी आप निकाल सकते हो, 5 यूनिट वाला टाइम बाद वाला टाइम है, तो 5 × 15 75 फिर से आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 क्वेश्चन इज इफ ए पर्सन टुक 15 मिनट इन प्लेस ऑफ यूजुअल टाइम ऑफ 10 मिनट्स बाय व्हाट परसेंट हैड ही रिड्यूस हिज स्पीड। एक आदमी 15 मिनट ले रहा है, पहले वो 10 मिनट लेता था, तो जाहिर सी बात है उसने अपनी स्पीड को कम किया, तभी टाइम बढ़ गया। तो कितने परसेंट स्पीड को कम कर दिया, ये आपसे पूछा गया है। तो अगेन प्रोपोर्शनैलिटी से हो जाएगा। यहाँ पर फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट का केस है, क्योंकि सेम डिस्टेंस में ही कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो अगेन अब मैं इतनी बात पूरी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मुझे या तो स्पीड का रेशियो मिल जाए या फिर टाइम का, किसी एक का मिल जाएगा तो दूसरे के लिए उसको रिवर्स कर देंगे। इस बार मुझे टाइम का रेशियो मिल सकता है, क्योंकि बाद पहले वाला टाइम पता है, बाद वाला टाइम पता है। ठीक है, सो सबसे पहले टाइम का रेशियो लिखो। लिखा हुआ है कि एक आदमी 15 मिनट ले रहा है, पहले वो 10 मिनट लेता था। ठीक है, मतलब पहले जो टाइम था वो 10 मिनट था, बाद में 15 मिनट है, मतलब रेशियो कितना हो गया टाइम का 2:3। तो यहां पर स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो यहां से मुझे नजर आ रहा है कि स्पीड कम हो गई, पहले 3 यूनिट थी, फिर 2 यूनिट रह गई, तो कितनी कम हो गई, 1 यूनिट कम हुई। विद रेफरेंस ऑफ परसेंटेज चेंज हम लोग निकाल रहे हैं, विद रेफरेंस ऑफ इनिशियल कितनी थी 3, तो 1 कम हुई 3 के रेफरेंस में इंटू 100, तो परसेंटेज कितना आएगा इसका 33, 1/3% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो यही आपसे पूछा गया था कि उस इंसान ने अपनी स्पीड कितने परसेंट डिक्रीज कर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज ए पर्सन रिड्यूसेस हिज स्पीड बाय 25%, ही टेक्स 64 मिनट्स टू रीच हिज ऑफिस, बाय हाउ मच टाइम इज ही लेट टुडे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अगेन ये सवाल भी डिस्टेंस कांस्टेंट का है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड में कुछ चेंज दिया गया है, तो स्पीड का रेशियो हम लिख सकते हैं। स्पीड 25% का क्या मतलब होता है 1/4। सो इनिशियली 1/4 था। ठीक है, इस बार रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे इस बार ये जितना रिड्यूस हुआ वो दिखाएगा। ठीक है, सो रिड्यूस हुआ 1, तो बचेगा कितना 3, मतलब पहले 4 यूनिट था, बाद में 3 यूनिट हो गया। सो टाइम का रेशियो क्या आएगा 3:4 हो जाएगा। ठीक है, सो टाइम का रेशियो हो गया 3:4। आगे लिखा हुआ है ही टेक्स 64 मिनट टू रीच हिज ऑफिस, मतलब जब उसने स्पीड को कम कर दिया तब उसको 64 मिनट लग रहा है। मतलब इस बार इसकी यूनिट की वैल्यू, मतलब बाद वाले टाइम का वैल्यू 64 है और बाद वाले टाइम का यूनिट 4 है, तो मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 64 मिनट। ठीक जी, अब आपको क्या बताना है हाउ मच टाइम इज ही लेट टूडे, आज वो कितने टाइम से लेट है। पहले 3 यूनिट टाइम लग रहा था, आज 4 यूनिट लग रहा है, तो 1 यूनिट टाइम से वो लेट हो गया। सो 1 यूनिट में कितना आएगा 4 में 64, तो 1 में 16, तो वो 16 मिनट से लेट हो गया। ये जवाब हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4th क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। Question is a person increases his speed from 20 km/h to 30 km/h and saves his 10 minutes. Find the distance from home to office. इस बार डिस्टेंस की भी बात करी गई है। सबसे पहले डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए या तो हम स्पीड का रेशियो लिखेंगे या फिर पहले टाइम का रेशियो लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिवर्स करेंगे। सो इस बार मुझे स्पीड की एक्चुअल वैल्यूज दी गई हैं। 20 km/h से 30 km/h स्पीड हो गई। सो 20 km/h से 30 किलोमीटर, मतलब 2:3, मतलब 2:3, ये आपका रेशियो हो जाएगा स्पीड का। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि केस डिस्टेंस कांस्टेंट का है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड यहाँ पे आने वाला है। ओके, आगे क्या लिखा है He saves his 10 minutes। यहाँ पे देखो कितने बचाए, पहले 3 टाइम लग रहा था, अभी 2 लग रहा है, तो कितना बचाया 1 यूनिट बचा लिया। सो 1 यूनिट में कितना 10 मिनट, 1 यूनिट में 10 मिनट, तो पहले कितना टाइम लग रहा था 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब 30 मिनट। ठीक है, बाद वाला टाइम भी आप निकाल सकते हो, बट हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है। देखिए डिस्टेंस तो दोनों ही केसेस में सेम है, चाहे आप 20 km/h से जाओ
चाहे 30 किलोमीटर पर आवर से जाओ। डिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। चाहो तो आप फर्स्ट केस में स्पीड इनटू टाइम कर दो, चाहो तो आप सेकंड केस में स्पीड इनटू टाइम कर दो। लाइक यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है। आप किसी भी एक केस में स्पीड इनटू टाइम कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने फर्स्ट केस को चूज किया, स्पीड 20 और टाइम आधा घंटा। अगर मैं इसमें डिवाइड बाई 60 करूंगा तो ये आवर में हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है। सो आंसर आपका किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर हो गया 10 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कुछ और सवाल इसी तरह पे अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन इज फ्रॉम होम टू ऑफिस ट्रैवलिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड ए मैन टेक्स 15 मिनट्स मोर, फाइंड द टाइम टेकन यूजुअली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन देखते हैं। एक आदमी किसी स्पीड से जा रहा होगा, मैंने मान लिया कि पहले उसकी स्पीड s थी, बाद में उसने अपनी स्पीड को 3/4 कर दिया। बाद में उसने अपनी स्पीड अगर s थी तो 3/4 ऑफ s कर दिया। सो यहाँ से अगर मैं स्पीड्स का रेशियो लिखूं तो s से s कैंसिल, सो ये आ जाएगा 1:3/4। फर्दर आप सॉल्व करोगे, ये आ गया। रही बात टाइम की, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, टाइम इसमें आएगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4, ठीक है। आगे देखो लिखा भी है, जब उसने अपनी स्पीड को 3/4 किया मतलब कम किया तो टाइम बढ़ गया 15 मिनट ज़्यादा। और यहाँ से भी देखो 3 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, मतलब 1 यूनिट टाइम में ग्रोथ हो गया, 1 यूनिट टाइम बढ़ गया। और वो किसके बराबर होगा, 15 मिनट के। आपसे पूछा है कि पहले कितना टाइम लग रहा था, फाइंड द टाइम टेकन यूजुअली, मतलब पहले का टाइम बताओ। पहले का टाइम 3 यूनिट्स था जो फर्स्ट केस में टाइम लग रहा है। सो यहाँ से आंसर हो जाएगा 3 × 15 45 मिनट्स। आई होप ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ इसी पैटर्न में। क्वेश्चन नंबर 6, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन इज ए मैन ड्राइव्स at a speed of 10 km per hour, he reaches 5 minutes late, and if he drives at a speed of 15 km per hour, he reaches 10 minutes early. Find distance, ठीक है। एक आदमी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे मैं आपको फिगर बना के इस तरह से दिखा सकता हूँ कि A एंड B एक डिस्टेंस है, सपोज D डिस्टेंस है। तो पहले स्पीड रखी 10, जैसे यहाँ लिखा है 10 की स्पीड से 5 मिनट, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 मिनट लेट पहुँचा। मान लो इसको T टाइम पे पहुँचना था, तो ये 5 मिनट लेट पहुँचने का क्या मतलब हुआ कि ये पहुँचा होगा T+5 टाइम पे, ठीक है, T+5 पे। फिर सेकंड केस में क्या हुआ कि वही डिस्टेंस A से B की डिस्टेंस, उसने अपनी स्पीड को चेंज कर दिया। स्पीड कितनी कर ली, स्पीड कर ली 10 थी, उसको बढ़ा के कर दिया 15। जब 15 कर दी तो टाइम बच गया, मतलब 10 मिनट पहले पहुंचने का क्या मतलब है कि अगर T टाइम लगता तो वो 10 मिनट पहले पहुंच गया T-10 टाइम में, ठीक है। सो इन दोनों केसेस को अगर मैं लेता हूं तो इस वाले में स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और इस वाले केस में जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। सो इन दोनों केसेस के अकॉर्डिंग मैं केस 1 एंड केस 2 में स्पीड्स का रेशियो लिख रहा हूँ। सो स्पीड आएगा, स्पीड इज 10 एंड 15, सो रेशियो हो जाएगा 2:3। ये स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो इसका जस्ट रिवर्स होगा, 3:2 हो गया। अब रही बात टाइम में डिफरेंस क्या आएगा, अगर मैं यूनिट वाइज जाऊं तो टाइम में डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, टाइम में डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, और वो 1 यूनिट इक्विवेलेंट होगा किसके, अब वो देखते हैं। पहले टाइम था T+5, अब कितना है T-10। सो अगर आप डिफरेंस निकालोगे, यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालोगे इस नंबर में और इस नंबर में, सो T से T कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस आएगा 15 का। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो आपको किसी जगह 8 बजे पहुंचना था, आप 5 मिनट लेट हो गए तो आप पहुंचोगे 8:05 पे, ठीक है। आपको किसी जगह 8 बजे पहुंचना था तो आप पहुंचोगे 8:05 पे, अगर आप 5 मिनट लेट हो। अब उसी जगह पे आपको 8 बजे पहुंचना है, बट आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो 10 मिनट पहले पहुंच गए, इसका मतलब आप पहुंचे होगे 7:50 पे। तो अगर इन दोनों टाइम में फ़र्क निकालो तो आप बताओ 7:50 और 8:05 में कितने का फ़र्क है, 15 मिनट का, ठीक है। सो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 मिनट।
मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 15 मिनट। अगर मैं ये आपसे पूछूं कि पहले कितना टाइम लग रहा है तो आप बोलोगे 3 यूनिट, बाद में कितना लग रहा है तो आप बोलोगे 2 यूनिट। तो अगर मैं 2 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2 × 15 दैट इज़ 30 मिनट। आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगी। देखिए आप किसी भी एक केस को सॉल्व कर लो, किसी भी एक केस को आप सॉल्व कर लो, चाहे आप स्पीड इंटू टाइम यहाँ से कर लो, चाहे स्पीड इंटू टाइम इधर से कर लो। मैंने केस नंबर 2 लेना है, उसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आधे घंटे का टाइम है तो आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो। सो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू आएगा सेकेंड केस की स्पीड इंटू इस केस का टाइम 30/60। इस वजह से किया क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और यहाँ पे ये मिनट में था तो आवर में चेंज कर लिया। सो सिंपल कैलकुलेशन 1/2 हो गया। आंसर विल बी 7.5 किलोमीटर। ठीक है। सो यहाँ से हम लोग ने प्योरली लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चंस किए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो किस तरीके से ये सारे सवाल स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम की बेसिस पे हो पाएंगे। ठीक है। अब इन केसेस पे एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला कैसे आता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इस स्पेशल केसेस देख लेते हैं जिसके आप फार्मूले डायरेक्ट याद रख सकते हो। अभी जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया उस पर बेस्ड ये केसेस है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 केसेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। एक आदमी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लाइक ए से बी S1 स्पीड से जाता है और अगर सेकंड केस में वही डिस्टेंस S2 स्पीड से जाता है तो इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। ठीक है। मैं इसको 2 टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला केस, अगर ऐसा बोला जाता फर्स्ट केस के अंदर कि जो फर्स्ट आपका पर्टिकुलर केस है ये वाला, इसमें ये इंसान T1 मिनट आवर जो भी है T1 मिनट लिख दे रहा हूँ सपोज में, मिनट लेट हो गया। ठीक है। T1 यूनिट्स भी लिख सकते हो, T1 आवर मिनट कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरे वाले केस में जो ये दूसरा केस है T2 मिनट लेट हो गया। ठीक है। इसी में लेते हैं दूसरा केस। केस 1 में ऐसा भी हो सकता था कि T1 मिनट अर्ली हो जाता एंड केस 2 में ऐसा हो सकता था कि T2 मिनट अर्ली हो जाता। ठीक। केस नंबर 3। ठीक है। ये तो हो गए केस, एक तरीके से आप इनको ए पार्ट बोल सकते हो, जैसे इसमें आप बोल रहे हो कि लेट लेट अर्ली अर्ली, मतलब एक जैसा कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है। पार्ट बी में आप बोल सकते हो 2 केसेस और, अगर ऐसा हो जाए कि T1 मिनट लेट एंड पार्ट 2 में T2 मिनट्स अर्ली। ठीक है। केस नंबर 4 पार्ट बी में, इस वाले पार्ट में होगा T1 मिनट अर्ली एंड पार्ट 2 में T2 मिनट लेट। ठीक है। इन सारी केसेस के लिए मैं एक जनरल फार्मूला बना सकता हूँ। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं जनरल फार्मूले की बात करूँ तो हमें एक्चुअली इसमें हर एक केस के अंदर कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस मिलेगा। जैसे आपको पिछले केस में याद हो, पिछले क्वेश्चन में क्या किया हम लोग ने, लिखा हुआ था कि वो 5 मिनट लेट हो गया। ठीक है। और 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो वहां से हम लोग ने डिफरेंस निकाला टाइम का। तो वही काम हर केस में यहाँ पे करना पड़ेगा। T1 मिनट लेट हुआ, T2 मिनट लेट हुआ, तो टाइम डिफरेंस कुछ तो आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एक मैं जनरल केस सॉल्व कर रहा हूँ कि इस वाले केस में टाइम लगा सपोज T1 और इस वाले केस में टाइम लगा T2। तो इन दोनों केसेस में जो टाइम का डिफरेंस होगा उसको मैं लिखता हूँ T1 माइनस T2 और उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ T डैश। ठीक है। रही बात इन केसेस की, अभी मैं इसको इससे रिलेट करवाता हूँ। ठीक है। देखिए तो अगर T1 टाइम लगा तो S1 स्पीड से आप कितनी डिस्टेंस जा रहे हो, ये डिस्टेंसेस सेम है तो मैंने एक बार लिख दिया इसको D डिस्टेंस एंड D डिस्टेंस। सो अगर आप टाइम निकालो तो D डिस्टेंस S1 स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरे केस में आ जाओ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो D अपॉन S2 इज इक्वल टू T डैश। इन दोनों केसेस में जो टाइम का डिफरेंस होगा, और ये टाइम डिफरेंस इन चारों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है। ओके। सो यहाँ से D कॉमन लिया, 1/S1 1/S2 एंड T डैश। सो यहाँ से D आप कॉमन ले लो, सो ये आ जाएगा S2 माइनस S1 अपॉन S1 S2 इज इक्वल टू T डैश। सो यहाँ से D हो गया। अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर आपको डायरेक्टली डिस्टेंस निकालनी है तो आप बोल सकते हो S1 S2 डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1 इंटू
टी डैश, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ भी डिफरेंस का साइन लगा दो, क्योंकि हो सकता है कि किसी केस में स्पीड ज़्यादा हो कम हो जाए, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं पता कि S2 ज़्यादा है कि S1 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप चाहो तो जनरल फॉर्म के लिए यहाँ पे डिफरेंस का साइन लगा सकते हो। तो ये आपका एक जनरल फार्मूला हो गया। जब भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब रही बात इस केस की, अब इसको मैं कुछ क्वेश्चन से रिलेट करवाता हूँ। जैसे मान लो, इसको मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूँ, केस नंबर 1 में क्या लिखा है, केस नंबर 1 में लिखा है, मैं सिर्फ टी डैश की बात करूंगा, बाकी स्पीड के अकॉर्डिंग आप स्पीड की वैल्यू रख लोगे, डिस्टेंस आ जाएगा। मैं सिर्फ टाइम डिफरेंस की बात करने वाला हूँ, मतलब टी डैश की बात करने वाला हूँ। केस नंबर 1 इसमें लिखा था कि T1 मिनट लेट हो गया, T2 मिनट जल्दी पहुंच गया। अगर मैं इसको रिलेट करूं कि 5 मिनट लेट हो गया और 10 मिनट अर्ली पहुंच गया, ठीक है, तो यहां से आंसर आपका बनेगा, अभी मैंने आपको बताया था 5 + 10 15 मिनट्स, ठीक है। अगला केस अगर मैं लूँ, केस नंबर 2, इससे रिलेट करते हुए T1 मिनट अर्ली हो गया, T2 मिनट अर्ली हो गया, ठीक है। ये एक्चुअली आपका केस नंबर 3 हो गया है, तो आप इसको केस नंबर 3 कर दो, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर पहुंच गया, सॉरी। तो केस नंबर 2 अब फिर दोबारा से लेते हैं, ये केस नंबर 2 है, T1 मिनट अर्ली हो गया, T2 मिनट अर्ली हो गया। तो अभी मैं अगर लिखूँ यहाँ पे 5 मिनट जल्दी, और अगला केस यहाँ पे 10 मिनट जल्दी। सो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में आएगा टाइम डिफरेंस, लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आएगा टाइम डिफरेंस 10 - 5, 5 मिनट, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट में अभी 3rd नंबर पे ले रहा हूँ, केस नंबर फर्स्ट, इसमें क्या था, T1 मिनट लेट, T2 मिनट लेट, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 मिनट लेट और यहाँ पे 10 मिनट लेट, ओके। तो यहाँ से जो टाइम डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा अगेन 10 - 5, 5 मिनट्स, ठीक है। अगला केस, केस नंबर 4, लास्ट वाला केस, इस केस में लिखा हुआ है कि T1 मिनट जल्दी पहुंच जाए और T2 मिनट लेट पहुंच जाए, जैसे 5 मिनट अर्ली एंड 10 मिनट लेट। सो इस केस में भी जो टाइम डिफरेंस आएगा वो होने वाला है 10 + 5, 15 मिनट्स। सो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हो क्या रहा है, जब भी लेट एंड अर्ली था या अर्ली एंड लेट था तो जो 5 और 10 था वो ऐड हो गया, ठीक है। जब भी अर्ली अर्ली और लेट लेट था तो यही डिफरेंस में आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे इन जनरल क्या लिख सकता हूँ कि अगर ऐसा हो तो आप इन जनरल इस केस को लिख सकते हो कि इनका डिफरेंस करना है, ठीक है। इधर ये भी अर्ली अर्ली है तो इसका भी डिफरेंस करना है। ये लेट एंड अर्ली है तो लेट एंड अर्ली वाला केस देखो आप, लेट एंड अर्ली जुड़ रहा है, अर्ली एंड लेट वाला देखो इसमें भी ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें ऐड कर दोगे। आई होप मेरी बात समझ में आ पा रही होगी। और इस केस में भी क्या करोगे, अर्ली एंड लेट है तो टाइम डिफरेंस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा डिस्टेंसेज में स्पीड दिए जाएंगे, ठीक है, तो किसी केस में ऐसा इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, तो टाइम डिफरेंस आप इन 4 के अकॉर्डिंग कर सकते हो। याद रखने का तरीका क्या है कि अगर लेट लेट या अर्ली अर्ली होगा तो घटा देंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ दिए जाएंगे, जैसे एग्जांपल भी मैंने सामने लिए हैं, और अगर अलग अलग होगा लेट अर्ली या अर्ली लेट तो आपको वही चीज़ ऐड करके यहाँ पे टी डैश की जगह लिख देनी है, तो वो टाइम डिफरेंस हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली जितने भी सवाल डायरेक्ट डिस्टेंस पे होंगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ सवाल अभी इस पे और देखेंगे जिस पे डिस्टेंसेस का यूज़ होगा, डिस्टेंसेस के इस फॉर्मूले का यूज़ होगा, और जहाँ पे ट्रिक लग सकती है वो भी अभी हम देखेंगे। देखते हैं अभी जो हम लोग ने फॉर्मूला सीखा उसको यूज़ करते हुए सवाल करेंगे। क्वेश्चन इज, ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, हैड ही मूव 2 मीटर पर सेकेंड फास्टर he would have taken 5 seconds less, and had he moved 1 meter per second slower he would taken 5 seconds more. What is the distance? कुछ ऐसा कंडीशन है। सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक डिस्टेंस है ए से बी तक, एक आदमी इस डिस्टेंस को सपोज एस स्पीड से तय करता है, और डिस्टेंस में सपोज मान लेता हूँ कि डिस्टेंस डी है, ठीक है, तब उसको कुछ टाइम लगता है, मान लेते हैं कि उसको टी टाइम लग रहा है, ठीक है।
अब सेकंड केस में क्या हुआ, अभी आपको बोला गया कि सर्टेन स्पीड से जा रहा था तो कुछ तो टाइम लगेगा, मैंने टी मान लिया। अब उसमें लिखा हुआ है कि अगर वो 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा तेज़ दौड़े या चले तो उसको 5 सेकंड कम लग जाएगा। मतलब इसी कंडीशन में कुछ ऐसा हुआ कि यही डिस्टेंस ए से बी की, ये डिस्टेंस डी, अब इस बार जो स्पीड है वो 10 बढ़ानी है आपको, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ानी है। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, 10 नहीं, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी, तो जो टाइम है वो 5 सेकंड कम हो गया, तो टाइम 5 सेकंड कम हो गया। अब अगले केस में डिस्टेंस वही है डी, अब क्या किया, स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड स्लोअर कर दिया, स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड स्लोअर कर दिया, तो जो टाइम है वो 5 सेकंड बढ़ गया, तो टाइम 5 सेकंड बढ़ गया। ठीक है, ऐसा कुछ किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस को देखते हैं कि एस स्पीड से जा रहा था तो टी टाइम लग रहा था, S+2 से जाएगा तो T-5 टाइम लगेगा। अगर इन दोनों केसेस में, केस नंबर 1 नाम कर दे रहा हूँ मैं इनका 1, 2 एंड 3, अगर मैं केस नंबर 1 एंड 2 को एक साथ देखूं, ठीक है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस केस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या होगी। अगर इन दोनों केसेस को एक साथ देखा जाए तो डिस्टेंस हो जाएगी, अभी फॉर्मूला देखा, S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टी डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों केसेस के अकॉर्डिंग S इंटू S+2 डिवाइडेड बाई, इनका डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली 2 होगा, S+2 माइनस S लिखोगे तो 2 आएगा। सो मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे S+2 माइनस S इंटू, रही बात टाइम डिफरेंस की। अब देखो यहाँ पे कोई सर्टेन टाइम था, यहाँ पे टाइम 5 सेकंड कम हो गया, तो 5 सेकंड का फ़र्क आ जाएगा। सो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा टाइम का वो 5 सेकंड हो गया। अब अगर मैं केस नंबर 1 एंड 3 को लूँ, ठीक है, तो 1 एंड 3 को देखो एक बार। अब इन दोनों केसेस को कंबाइन करने से यही फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होगा, S इंटू S1, ये लिख दिया आपने S-1 डिवाइडेड बाई स्पीड में फ़र्क, ऑब्वियसली ये स्पीड ज़्यादा है तो इससे ये घटाना पड़ेगा। सो यहाँ लिखोगे S-1 इंटू टाइम में फ़र्क देखो, पहले t लग रहा था अभी T+5 लग रहा है, तो फ़र्क फिर से 5 सेकंड का आएगा। अब समझने वाली बात है कि ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोलूँ तो इक्वल कर सकता हूँ क्योंकि डिस्टेंस हैं दोनों। सो अगर मैंने दोनों इक्वेशंस को इक्वल किया तो देखो यहाँ से क्या बनने वाला है, इनको इक्वल करने से S इंटू S+2 डिवाइडेड बाय, ये मिल जाएगा आपको डिवाइडेड बाय, इनका डिफरेंस 2 आ जाएगा, इंटू 5 इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, मैं अलग तरीके से दिखा दे रहा हूँ इसको। ओके, ये वाली इक्वेशन S इंटू S-1 डिवाइडेड बाई, इसमें डिफरेंस कितना आएगा 1 का, इंटू 5। सो ये 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो और S से S कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, S+2 इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ S-1। सो ये आ जाएगा S+2 2 टाइम ऑफ S-2। सो S में सामने ले जाऊँ तो 2S माइनस S आएगा, ये 2 सामने आएगा तो 4। सो S इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। रही बात डिस्टेंस की, आपके पास दो फॉर्मूले हैं, अगर आप उसमें स्पीड की वैल्यू रख दो डिस्टेंस आ जाएगी। मैं फर्स्ट को चूज़ करता हूँ। सो मैंने फर्स्ट में रखना है S+2 मतलब 4 इंटू 4+2 6 डिवाइडेड बाय S+2 माइनस S, या फिर हमें पता है कि इस इक्वेशन में 2 नीचे आएगा, आप ऐसे भी देख लो 2 आने वाला है। सो मैंने यहाँ लिख दिया 2, और डिफरेंस वैसे भी इन दोनों स्पीड्स का 2 ही होगा, इंटू 5। सो ये कैंसिल हुआ, आंसर विल बी 60 मीटर। तो अभी जो फॉर्मूला सीखा उसको यूज़ करके हम लोग ने ये सवाल किया, ठीक है। अभी इसी सवाल को एक ट्रिक से भी कर सकते हैं, जिससे आप देखोगे 5 से 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये सारी इक्वेशंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट उसी की तरफ मूव। इसी क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक छोटी सी ट्रिक के साथ। देखिए, सबसे पहले जो लाइन लिखी है इसमें स्पीड को 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाना है, जिससे कि टाइम 5 सेकंड कम हो जाएगा। अगली वाली लाइन में लिखा है स्पीड को 1 मीटर पर सेकंड कम करना है, जिससे कि टाइम 5 सेकंड बढ़ जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, चेंज इन स्पीड
ये एक्चुअली ट्रिक है, तो आपको एज इट इज़ पूरा फॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, तभी आपका आंसर जल्दी से आएगा। देखिए यहाँ पे चेंज हुआ 2 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। सो उसकी वजह से 5 सेकेंड टाइम कम हो गया। टाइम में कितना चेंज आया? 5 सेकेंड कम हो गया, माइनस का साइन। फिर लिखा है कि अगर स्पीड को 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दो, मतलब प्लस 1 मीटर पर सेकेंड, बढ़ाना नहीं, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे घटा दिया एक्चुअली, तो यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। तो ये साइन नहीं है, यहाँ पे आपने माइनस कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड से। सो जो टाइम है वो 5 सेकेंड बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है तो टाइम कम हो गया, यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड कम किया तो 5 सेकेंड बढ़ गया। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक रेशियो लिखना है, एक रेशियो लिखना है, फास्टर स्पीड, और जितने भी सवाल इस तरह के होंगे उसमें यही रेशियो लिखना है, फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड का। सो ये देखो ये रेशियो यहाँ पे कैसे आएगा, फास्टर स्पीड अगर मैं इसको एफ एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्लोअर स्पीड अगर मैं इसको एस एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो यहाँ पे इस वाला रेशियो आपको ले लेना है 2 और 1 का। सो ये रेशियो हो जाएगा 2:1। देखिए केस नंबर 1 है ये, आगे और भी सवाल हम देखेंगे, 4-5 केसेस हैं इसके अंदर। जब कुछ ऐसा हो कि ये जो टाइम चेंज हो रहा है ये इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, -5 और +5 इक्वल है, तो आपको डायरेक्टली जो फास्ट स्पीड एंड स्लोअर स्पीड का रेशियो मिलेगा यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, 2 और 1। सो ये मिल गया 2/1। तो अभी हमें पता है एक लॉजिक वो वाला कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, इस पूरे केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। सो आप लिखो फास्टर टाइम ft अपॉन स्लोअर टाइम, इसका रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पीड्स के यूनिट का डिफरेंस देखो एक बार आप, स्पीड्स के यूनिट का डिफरेंस 1 यूनिट, और 1 यूनिट में फ़र्क कितना आएगा, यहाँ देखो 2 मीटर बढ़ गया 1 मीटर कम हो गया, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया 1 मीटर पर सेकेंड कम हो गया, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट में। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो आपने केस नंबर 1 लिया है, यहाँ पे जो आपने केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 लिया है, सो इस 1 नंबर केस में स्पीड कितनी होने वाली है, एक्चुअल स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं टाइम पे, टाइम में कितने यूनिट का फ़र्क, 1 यूनिट का फ़र्क। अब इसमें देखो ये रहा टाइम, 5 सेकेंड कम हो गया 5 सेकेंड बढ़ गया, मतलब कितना डिफरेंस, 10 सेकेंड का। तो 1 यूनिट में 10 सेकेंड। आपने फर्स्ट केस का स्पीड लिया है तो फर्स्ट केस का ही टाइम लेना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट केस में इस बार 1 यूनिट का टाइम दिखा रहा है, तो 1 यूनिट में 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सो आपको फर्स्ट केस, मैंने बोला कि ये फर्स्ट केस की स्पीड, ये फर्स्ट केस का टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 6 × 10 60 मीटर, एज सिंपल एज। और यही आंसर लास्ट टाइम आ रहा था, बट इस बार कुछ लाइनों में आ गया, ठीक है। कुछ सेकंड का सवाल हो गया, अब तो ये 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें, 10 सेकंड के अंदर आप ये सवाल इस लॉजिक से कर सकते हैं। इसके अलावा इसी क्वेश्चन पे बेस्ड अभी तो मैंने किया कि 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया तो 5 कम हो गया, 1 मीटर पर सेकंड कम हो गया 5 सेकंड बढ़ गया। तो हो सकता है कि इसमें दोनों बढ़ जाएं या दोनों कम हो जाएं, ठीक है, या फिर यहाँ पर टाइम चेंज होना शुरू हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, 3-4 केसेस और हैं जिसको हम लोग इसी लॉजिक से सॉल्व करेंगे, तो आपको वो पूरी इक्वेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सवाल 10 से 15 सेकंड का हो। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैन कवर्ड a certain distance at some speed. Had he moved 3 meter per second faster, he would have taken 4 seconds less, and had he moved 3 meter per second slower, he would have taken 6 seconds more. Find distance. जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखा था उसमें क्या हो रहा था, पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन 8। लास्ट क्वेश्चन में आपको स्पीड में जो चेंजेस थे वो अलग अलग बताए गए थे और टाइम एक्चुअली सेम था। यहाँ पे क्या है, स्पीड में चेंजेस, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है और उतना ही कम हो रहा है, मतलब स्पीड में चेंजेस सेम है और टाइम में जो चेंज हो रहा है वो डिफरेंट है। तो ये दूसरा केस हो गया, इसको कैसे करना है ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चेंज इन स्पीड लिखता हूँ। सो फर्स्ट केस में 3 मीटर पर सेकेंड फास्टर, ठीक है, तो सेकंड केस में 3 मीटर पर सेकेंड स्लोअर।
अब आगे क्या लिखा है, टाइम में चेंज देखो, जब 3 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा तेज जाएगा तो 4 सेकेंड कम लग रहे हैं, सो इसके सामने लिखना है 4 सेकेंड लेस। और जब 3 मीटर पर सेकेंड स्लो हो गया तो 6 सेकेंड्स मोर, सो स्लो के आगे यहाँ पे 6 सेकेंड्स मोर। सो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, फास्टर अपॉन स्लोअर का इस रेशियो निकाला था। तो अगेन वही काम करते हैं, फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड। जब भी कुछ ऐसा केस होगा कि ये सेम हो जाए चेंज, तो स्पीड का रेशियो यहाँ से आएगा। सो फास्टर स्पीड मतलब 3 बढ़ाया तो इसके सामने वाला टाइम मतलब 4, और स्लोअर मतलब जब 3 कम किया तो स्लोअर आएगा, तो इसके सामने का टाइम 6। सो ये रेशियो में आएगा 2/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट में ये मैं स्पीड का चेंज निकाल रहा हूँ, 1 यूनिट में स्पीड का चेंज कितना हो जाएगा, 3 और 3 में चेंज 6। सो ये हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। कोई भी एक केस सॉल्व कर लो, मैं फास्टर वाला केस मतलब केस नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। सो यहाँ से 1 यूनिट में 6 मीटर पर सेकेंड, तो 2 यूनिट में 12 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया स्पीड। अब अगर टाइम की बात करें तो फास्टर टाइम अपॉन स्लोअर टाइम, सो ये हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा 3/2। सो इसमें डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट का, 1 यूनिट। तो यहाँ से 1 यूनिट में डिफरेंस, अभी टाइम देखो आप, 4 और 6 में डिफरेंस आएगा 10 सेकेंड का। ठीक है, सो कोई भी एक केस, मैंने फर्स्ट केस सॉल्व किया तो इसमें भी 3 यूनिट में कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर 1 यूनिट में 10, सो 3 यूनिट में हो जाएगा ये 30 सेकेंड्स। आपसे पूछा है डिस्टेंस बताइए, सो डिस्टेंस आप फर्स्ट केस से सॉल्व कर लो, फर्स्ट केस में स्पीड भी पता है एक्चुअल, और एक्चुअल टाइम भी पता है, तो यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 30 सेकेंड, 360 मीटर। ठीक है, आप अगर फॉर्मूले से भी करोगे तब भी यही आंसर आएगा। इसमें क्या है कि आपको जस्ट 2 चीजें सोचनी है, और ये आप बिना लिखे भी कर सकते हो। जस्ट आप ये रेशियो लिखो, डिफरेंस करो, यहाँ से डिफरेंस निकाल लो, ये रेशियो लिखो रिवर्स करके, डिफरेंस करो, यहाँ पे डिफरेंस ले लो। ठीक है, कोई भी एक केस सॉल्व कर लो, आइदर आप ये केस भी सॉल्व कर सकते थे, इधर से भी आंसर आएगा। देखो कैसे, 1 यूनिट में 6 तो 3 यूनिट में यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह पे यहाँ पे 1 यूनिट में 10 तो ये हो जाएगा 2 यूनिट में 20, 18 और 20 360 फिर से आता है मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ओके। अब इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि पहले और दूसरे केस में कुछ ना कुछ सेम हो रहा था। जैसे उसमें आपको टाइम सेम दिया गया था चेंज में, यहाँ पे स्पीड सेम दी गई है। इस वाले सवाल में दोनों ही चीजें चेंज हो रही हैं। चलिए एक बार सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है ए मैन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, had he moved 4 meter per second faster he would have taken 7 seconds less, and had he moved 3 meter per second slower he would have taken 9 seconds more. What is the distance? ठीक है, सो सबसे पहले ये सारी डिटेल हम लिख लेते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले लिखा है कि अगर वो 4 मीटर पर सेकेंड फास्ट हो जाए, 4 फास्ट हो जाए, सो वो टाइम बचाएगा। तो यहाँ पे कितना टाइम कम लग रहा है, 7 सेकेंड कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगले केस में देखो, एंड हैड ही मूव्ड 3 मीटर पर सेकेंड स्लोअर, अगर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्लोअर हो जाए, सो उसको 9 सेकेंड्स ज़्यादा लग जाएंगे। सो यहाँ पे हो गया 9 सेकेंड ज़्यादा। तो अगेन मुझे लिखना वही है, फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड का रेशियो, फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर स्पीड का रेशियो। बट इस बार देखो इतना सीधा नहीं है, जैसे पिछले केस में क्या था कि ये सेम है तो यहाँ से आपने डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखो कैसे लिखना है, जैसा आपको स्पीड दिया है फास्टर, इसमें देखो यही होगा। सबसे पहले तो यही लिख लो, इनटू, अब फास्टर के सामने 7 सेकंड लेस और स्लोअर के सामने 9 सेकंड ज़्यादा, तो हम स्पीड में इनटू करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो रिवर्स करके इनटू कर दो इसको। सो 9/7 हो गया। सो ये आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हुआ ऐसे, और ये हो गया 12 डिवाइड बाई 7। तो ये आ गया आपका स्पीड का रेशियो। तो टाइम का क्या आएगा, फास्टर टाइम अपॉन स्लोअर टाइम। जैसा स्पीड का रेशियो है उसको जस्ट रिवर्स कर दो। सो ये आ जाएगा 7:7/12। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, अब डिफरेंस लिखना है। तो 7 और 5 में, सॉरी 12 और 7 में डिफरेंस, ये आ जाएगा 5 यूनिट का डिफरेंस। ये मिल गया आपको 5 यूनिट का डिफरेंस। अब इस 5 यूनिट में इधर देखो, 5 यूनिट में इधर हमें स्पीड का मिला डिफरेंस, तो इधर 5 यूनिट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे डिफरेंस देखो,
5 यूनिट का डिफरेंस। सो 5 यूनिट में इधर कितना डिफरेंस आएगा, टाइम में डिफरेंस देख लो, ये हो जाएगा 16 सेकेंड्स का। ठीक है, कोई भी एक केस आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, देखिए अगर 5 यूनिट में 12 तो 1 यूनिट में 7/5 हो जाएगा, तो 12 में कितना हो जाएगा 7/5 इंटू 12 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई स्पीड फर्स्ट केस की। इसी तरह फर्स्ट केस का टाइम देख लो, 5 यूनिट में 16, ठीक है 5 यूनिट में 16 तो 1 यूनिट में 16/5 हो जाएगा, 7 में कितना हो जाएगा 16/5 इंटू 7, 16/5 इंटू 7। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, सिंपल, यही जो हमने पिछले में यूज किया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 7/5 इंटू 12 इंटू टाइम, ये रहा टाइम 16/5 इंटू 7। अगर आप इसको इंटू कर दो यही आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, सो ये बनने वाला है अपॉन में 25, ठीक है, और ऊपर आप इंटू करो तो ये बनेगा, ये साइड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ये आपको मिलेगा 7 7 49, 7 इंटू 7 49, 12 और 16 को मल्टीप्लाई कर लो आप, ये हो जाएगा 12 12 6 72, 12 एकम 12 और 7 19। अब 192 और 49 का गुणा करना है, तो अगर ये 50 होता सो आंसर आपको मिलता, एक बार इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, अगर ये 50 होता तो मैं इसको लिख सकता था 192 इंटू 50 माइनस 1, सो आता है ये 0, फिर 5 दूनी 10, 9 पना 45 और 1 46, 5 एकम 5 और 4 9 माइनस 192। ठीक है, सो ऊपर अगर हम माइनस करें सो ये आएगा 8 और इधर बचेगा 9, सो ये 0 हो गया, इधर बचा 5 तो 4 गया तो 1 गया तो 4 और इधर आ गया 9, सो ये होगी डिस्टेंस आपकी इतना मीटर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इस वाले केस में हम लोग ने क्या किया कि फास्टर स्पीड अपॉन स्लोअर टाइम, स्लोअर स्पीड लिखना था, तो सबसे पहले स्पीड ही लिख लिया मैंने 4/3, फिर उसमें इनटू करना है, इसको रिवर्स करके 9/7 कर लिया। सो जो कैंसिल हुआ उसके बाद हमने कैलकुलेशन करी, डिफरेंस लिया जैसे पहले केस में ले रहे थे, जो यहाँ पे रेशियो आया उसको उल्टा कर दिया, उसमें भी डिफरेंस लिया, फिर यहाँ से टाइम निकाल लिया, यहाँ से स्पीड और इनटू करके ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, सो हमने 2 सवाल और देख लिए इस केस पे। आगे बढ़ते हैं अगले केस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए ट्रेन डेवलप्स ए फॉल्ट एंड ट्रेवल्स एट 3/4 of regular speed thereafter and reaches destination 45 minutes late. Had that fault occur 30 km further, the train would have been late by only 35 minutes. Find the usual speed of the train. ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन समझ लेते हैं क्या दिया गया आपको यहाँ पे, फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखिए कुछ ऐसा हो रहा है इसमें कि एक ट्रेन चली एक डेस्टिनेशन से, डेस्टिनेशन की तरफ एक पॉइंट से चलना शुरू किया, मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल्ट डेवलप हो गया, पॉइंट लिख लिया मैंने C, और यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वाले पार्ट में A से C तक जो स्पीड थी ट्रेन की वो उसकी एक यूजुअल स्पीड सपोज S मान लिया मैंने, बट उसके बाद ट्रेन हो गई ख़राब। तो जैसे ही ट्रेन ख़राब हुई तो डेस्टिनेशन पे, ये सपोज डेस्टिनेशन पॉइंट B है, डेस्टिनेशन पे पहुंची और स्पीड जो थी वो 3/4 ऑफ रेगुलर स्पीड हो गई। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। पहली लाइन में ये बताया गया है जिसकी वजह से ट्रेन 45 मिनट्स लेट हो गई, मतलब इस वाले केस में 45 मिनट लेट पहुंचेगी। मतलब अगर टी टाइम लग रहा होता, मुझे एक्चुअल टाइम भी नहीं पता है, तो टी प्लस 45 मिनट्स लेट होने का मतलब ज़्यादा टाइम, सो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगले केस में देखिए क्या हुआ। अब बोला जा रहा है कि अगर ट्रेन 30 किलोमीटर आगे जाके खराब होती, मतलब कि पहले खराब हुई सी पॉइंट पे, ए से सी तक जाती ठीक तरीके से, ठीक है, जैसे यहाँ पे यहाँ तक गई थी, और उसके आगे 30 किलोमीटर और सही तरीके से जाती। मान लीजिए ये मैंने 30 किलोमीटर ले लिया, दिस इज 30 किलोमीटर डिस्टेंस, मैंने एक नया पॉइंट बना दिया डी पॉइंट। अगर ये पॉइंट मुझे ऊपर दिखाना हो तो अभी मैं दिखाता हूँ। और इसके बाद यहाँ से अगले पार्ट में ट्रेन अगर यहाँ खराब हुई तो अगले पार्ट में फिर कम स्पीड से जाएगी। सो अगले पार्ट में डी से बी तक, ये डेस्टिनेशन पॉइंट बी है। अब मैं स्पीड को शो करता हूँ, स्पीड देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे
तो फर्स्ट केस में जैसे कि ए से सी तक नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, तो 30 किलोमीटर और आगे जाके अगर खराब होती तो मतलब यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने यहाँ पे गुलाबी कलर का ये लगाया हुआ है, नारंगी कलर का एक्चुअली, सो यहाँ से यहाँ तक स्पीड एस, और इस हिस्से में, हरे वाले हिस्से में ट्रेन खराब है, तो यहाँ से यहाँ तक 3/4 ऑफ एस स्पीड। ठीक है, सो ये कंडीशन आपको दी गई। रही बात ये डी पॉइंट दिखाने की, सो ये डी पॉइंट देखिए आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, सो ऐसा कुछ आपको दिया गया है, और सेकंड केस में ट्रेन कितनी लेट हो रही है, सिर्फ 35 मिनट लेट होने वाली है। ये तो हम लोग ने जैसा बताया गया तो उसके अकॉर्डिंग फिगर बना लिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ कि इनसे हम सॉल्यूशन कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ए से सी वाला पार्ट देखिए, ट्रेन में अगर खराबी है तो इस वाले हिस्से में तो जो टाइम है उससे तो कोई टाइम में डिफरेंस नहीं आने वाला है। जैसे मान लीजिए ए से सी तक आप सेम स्पीड से जा रहे हो, ए से सी तक आप यहाँ भी सेम स्पीड से जा रहे हो, डिस्टेंस भी सेम है, तो टाइम में फर्क, इन दोनों में जो टाइम में फर्क है, अब देखिए 45 मिनट और 35 मिनट लेट है, मतलब इन दोनों केसेस में ही 10 मिनट का अंतर है। आपको याद होगा मैंने बताया था लेट एंड लेट अगर एक साथ आ गया तो माइनस करना है। सो यहाँ से इन दोनों केसेस में जो टाइम डिफरेंस होगा वो 10 मिनट का होगा। मतलब अगर मैं ये देखने की कोशिश करूँ कि किस पार्ट की वजह से इन दोनों केसेस में टाइम डिफरेंस आ रहा है, तो वो AC नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्टेंस सेम, स्पीड सेम। ओके, अगर आप D से B वाला पार्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक मतलब C से B तक, तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली यही स्पीड होगी, और वही स्पीड D से B तक यहाँ भी है, मतलब ये पार्ट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जिसकी वजह से टाइम में चेंज आ जाए 10 मिनट का। मतलब ये जो पार्ट है CD, ये रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 3/4 ऑफ S स्पीड है, यहाँ पे S स्पीड है। ठीक है, सो अगर मैं इसको केस नंबर 1 और इसको केस नंबर 2 बोलता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्पीड का रेशियो लिखूंगा। तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2, अगर आप स्पीड का रेशियो लिखो तो स्पीड्स आर 3/4 ऑफ यूजुअल, मैंने S मानी है, और इस केस में यूजुअल S ही है। सो रेशियो क्या आएगा, ये S से S कैंसिल हो जाएगा, 3:4 स्पीड्स का रेशियो आ गया। सो टाइम का रेशियो क्या आने वाला है भाई, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब मैं काम कर रहा हूँ CD पार्ट पे। ठीक है, सो दोनों ही पार्ट मैंने जो स्पीड्स में लिए वो CD पार्ट है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है इस केस में। सो स्पीड का रेशियो आया, उसका रिवर्स कर दिया, टाइम का रेशियो आ गया। अब अगर मैं टाइम में डिफरेंस देखूं, सो यहाँ से डिफरेंस है 1 यूनिट का, और एक्चुअली टाइम में डिफरेंस कितना है, 45 मिनट लेट 35 मिनट लेट, मतलब 10 मिनट का अंतर है दोनों केसेस में। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा वाला टाइम, लाइक सेकंड केस का अगर मैं टाइम निकालूं, सो देखिए टाइम क्या यहाँ से आएगा, ये आपको मिलेगा टाइम 3 यूनिट, ये मैं निकाल रहा हूँ टाइम फॉर सेकंड केस, तो 3 यूनिट में ये हो जाएगा आधे घंटे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा सेकंड यूनिट का टाइम निकालने से, देखिए फायदा कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। देखिए टाइम निकल गया सेकंड केस का, अब सेकंड केस में स्पीड निकालनी है। रही बात स्पीड की, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस की बात करो दोनों केसेस में 30 किलोमीटर ही है। ठीक है, सो यहाँ से हमें यही स्पीड चाहिए, तो इस वजह से मैं यही टाइम निकाल रहा हूँ। लाइक अगर मुझे 3/4 ऑफ S निकालना होता तो मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकालता। समझ आ रही है बात, हमें एक्चुअली ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, यूजुअल स्पीड निकालनी है जो ट्रेन की पहले स्पीड थी खराब होने से पहले। सो इस वजह से मैंने पहले 3 यूनिट को सॉल्व किया। सो यहाँ से स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 30 किलोमीटर। रही बात टाइम की, देखिए 30 मिनट को मैं लिख सकता हूँ 1/2 आवर, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 आवर। सो स्पीड इक्वल टू क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक बहुत अच्छा सवाल हम लोग ने सॉल्व किया प्रोपोर्शनैलिटी का यूज करके। सो अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा वो सारे केसेस डिस्टेंस कांस्टेंट की प्रोपोर्शनैलिटी पे थे। तो अब हम लोग अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे, और इस केस को हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। तो ये केस पूरा खत्म हुआ आपका डिस्टेंस कांस्टेंट की प्रोपोर्शनैलिटी केस पे आते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का अगला केस एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। सो क्वेश्चन इज the distance between A to B is 1200 kilometer. Two cars start simultaneously, one from A to B and another from B to A. They meet at C, which is 500 kilometer from A.
फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ टू कार्स। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले इसको फिगर देखते हैं कि फिगर में ये कैसा दिखेगा। एक डिस्टेंस है ए से बी तक की, ये मैंने डिस्टेंस ले ली ए से बी तक की, जो कि 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक कार ए से बी की तरफ चलती है और दूसरी कार बी से ए की तरफ चलती है। दोनों कार एक पॉइंट है सी, उस पर मिलती हैं, जो कि ए से 500 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर सी बात है कि सी से बी तक की डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 700 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 1200 है। ओके, सो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कौन सा केस लग रहा है वो जज करते हैं। देखिए, जितने टाइम में एक कार यहाँ से यहाँ पहुंची, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये दोनों कार साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं। मान लो कि दोनों कार यहाँ से और यहाँ से जो कार चलेगी 12 बजे चली, तो जितने टाइम में ये वाली कार जो यहाँ से चल रही है सी तक पहुंची, मान लो 1 बजे यहाँ पहुंची और ये कार भी 1 बजे यहाँ पे पहुंची, तो यहाँ पे इनके मिलने का जो टाइम है वो कांस्टेंट हो गया। मतलब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट का केस हो जाएगा, टाइम आपका कांस्टेंट हो गया। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का केस है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस देखिए 500 किलोमीटर जो पहली वाली कार है और दूसरी वाली 700, क्योंकि जितने टाइम में ये यहाँ पहुँचते हैं वो किलोमीटर में देखा जाए तो वो डिस्टेंस 500 है और इसके लिए 700 है। सो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 5:7। रही बात स्पीड के, ये हो गया डिस्टेंस का। रही बात स्पीड के रेशियो की, सो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 5:7 होगा। रीज़न क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सो स्पीड का रेशियो यहाँ पे हो गया 5:7। यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो हम लोग अभी सेकंड केस में जिसमें टाइम कांस्टेंट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो कुछ और फर्दर एग्जांपल देखते हैं। इसी केस और देखते हैं टाइम कांस्टेंट पे। एक ही कॉन्सेप्ट ही है, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग डेराइव करेंगे, फिर इसी फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज P and Q start from two distinct points A and B simultaneously and travel towards each other. They meet at C and continue on their respective paths. Full stop. उसके बाद P takes T1 time to cover the distance C to B and Q takes T2 time, T2 minutes to cover the distance C to A. Find ratio of their speeds. ठीक है, सो आप यहाँ पे भी एक चीज़ बढ़ा सकते हो कि T1 मिनट जो है, T1 मिनट टाइम लगा, T1 मिनट टाइम, और इधर T2 मिनट टाइम टू कवर द। ओके, एक बार इसको फिगर से देख लेते हैं कि क्या इसमें चल रहा है, फिर जो डेरिवेशन होगा वो देखते हैं। कुछ ऐसा है, दो पॉइंट्स हैं A एंड B और दो लोग हैं जिनके नाम है P एंड Q। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं और बीच में कहीं एक पॉइंट है C, यहाँ पे ये मिलते हैं। ठीक है, अब मिलने के बाद यहाँ से यहाँ जाने में, जैसे देखिए आप C से B जाने में, यहाँ पे लिखा था C से B जाने में, यहाँ पे चल रही है और ये लिखा है डिस्टेंस C से B जाने में T1 टाइम लगा या T1 मिनट लगा। तो वो देख लिए, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ जाने में T1 टाइम लगा, और ये किसको टाइम लगा, ये टाइम लगा है P को। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मिलने के बाद ये अपने पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर इस वाले पाथ में C से A तक Q को जाने में T2 टाइम लगा और ये टाइम है Q के लिए। ठीक है, रही बात स्पीड्स की, सो अगर मैं स्पीड्स को उन्हीं के नाम के अकॉर्डिंग ले लूँ, जैसे P के लिए स्पीड आप लिख लो SP और Q के लिए SQ। ठीक है, मतलब SP स्पीड से और SQ स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़े। तो एक बात तो पक्की, जब ये C पे मिलेंगे, एक साथ चले तो एक साथ यहाँ पे मिलेंगे, मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो सबसे पहला केस टाइम कांस्टेंट, तो इसके अकॉर्डिंग जो स्पीड्स का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, यहाँ पे हमें स्पीड और डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो एक केस और लिखा जा सकता है, देखिए अगर ये केस सही है तो S1 अपॉन
S2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2। अगर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू d, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या मैनिपुलेट कर सकता हूँ, SP अपॉन SQ, अगर मैं इसको 1 और इसको 2 बोलता हूँ, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाई P डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई Q। ठीक है, तो और ये कौन सी डिस्टेंस है ये और आप देख लो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मिलने में हमने कौन सा टाइम कांस्टेंट किया, मिलने में। सो ये डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ dp है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में ये डिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ dq है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये टाइम कांस्टेंट करके ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं डिस्टेंस, अब ये वाले पार्ट की तरफ देखिए आप, डिस्टेंस dq और डिस्टेंस dp के बारे में। सबसे पहले dp देखिए, डिस्टेंस dp, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये डिस्टेंस कौन सी है, ये डिस्टेंस है जो P ने कवर करी T टाइम में। अब मीटिंग टाइम अगर मैं कुछ सपोज करूंगा तो T टाइम एज्यूम कर सकता हूँ, बट अभी मैं T1 और T2 को यूज करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि ये डिस्टेंस dp C से A तक की डिस्टेंस है, सही बात है, और C से A तक की डिस्टेंस Q T2 टाइम में तय करता है। इसका मतलब कि dp डिस्टेंस SQ स्पीड से T2 टाइम में तय हुई, सही है। अब अगर इसको लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका स्पीड ऑफ Q इंटू टाइम ऑफ Q जो मैंने T2 लिया है। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ Q मतलब DQ, मतलब C से B तक की डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, P कवर कर रहा है, कितने टाइम में, T1 टाइम में। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, स्पीड ऑफ P इंटू T1 टाइम में। ठीक है, सो अब हम आगे इसको यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा SP अपॉन SQ इज इक्वल टू DP है DSQ इंटू T2 डिवाइडेड बाय SP इंटू T1। ठीक है, तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो SP अपॉन SQ होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर हो रहा है नीचे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया, T2 अपॉन T1। ठीक है, सो यहाँ से स्पीड्स का रेशियो आ जाएगा SP अपॉन SQ इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। ठीक है, तो अंडर रूट T2 अपॉन T1, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। और इसमें टाइम की अगर बात करो तो T2 टाइम टेकन बाई Q है और T1 टाइम टेकन बाई P है। मतलब स्पीड का जब आप रेशियो लिख रहे हो इस केस में, तो आप क्या लिखोगे, SP अपॉन SQ, मतलब अगर दो लोग हों राम और श्याम, तो आप लिखोगे स्पीड ऑफ राम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ श्याम अंडर रूट टाइम टेकन बाई श्याम डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई राम। ठीक है, मतलब यहाँ पे P ने जो टाइम लिया वो ये वाला टाइम T1 नीचे आ गया और P स्पीड में ऊपर है। यहाँ पे देखो Q ने जो टाइम लिया T2 वो ऊपर आ गया और इसकी स्पीड SQ नीचे है। तो आप डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो, ये डिराइव करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरह से आएंगे। एक और केस इसमें हो सकता है, एक और केस की अगर मैं बात करूँ तो एक केस इसमें बनाया जा सकता है, आपसे बोले फाइंड मीटिंग टाइम, अगर पूछा जाए कि भाई मीटिंग टाइम बता दो। ठीक है, और अक्सर जो एग्जाम में आपको दिया जाता है वो T1 और T2 दिया जाता है, मतलब आपको जो फॉर्मूला आना चाहिए वो आपको T1 और T2 के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो T1 एंड T2 के टर्म में यहाँ पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस एज्यूम, यहाँ पे मैं इसको सेकेंड वाले को डेराइव कर देता हूँ। यहाँ पे सेकेंड पार्ट, लेट मीटिंग टाइम इज T, मीटिंग टाइम इज इक्वल टू T। ठीक है, अब सोचिए कि T टाइम कहाँ पे होगा, जब A से C तक P गया होगा और DP डिस्टेंस कवर किया होगा तभी तो C पे पहुंचा होगा, और उतने ही टाइम में B से C तक Q चला होगा। ठीक है, SQ स्पीड से और DQ डिस्टेंस कवर करी होगी। तो बस इनको हमें रिलेट करना है। तो देखिए अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं और इसमें यूज करूं तो देखो क्या काम हो सकता है। देखिए सबसे पहले तो आप लिख लो T1,
T1 क्या निकाला था, इस वाले इक्वेशन से देख लो आप, dq अपॉन sp, ठीक है। और T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा आपका dp अपॉन sq। और अगर मैं इसको 1 और 2 बोल दूं तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा T1 इंटू T2, इधर क्या आएगा dq अपॉन sp इंटू dp अपॉन sq। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं लिख सकता हूं T1 इंटू T2 इज इक्वल टू dq अपॉन sq। ये मैं इधर लेके आ गया तो ऑब्वियसली sp इधर चला जाएगा, dp अपॉन sp। अब ये dp और dq, अब ये देख लेते हैं ये रिलेशन क्या है एक्चुअली। मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ से यहाँ जाने में अगर टाइम t लगा, ठीक है, मिलने का टाइम तो सेम होगा। तो अब आप बताओ t इक्वल टू आप क्या लिखते, ये यहाँ से यहाँ गया dp डिस्टेंस कवर करके, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब dp अपॉन sp। तो dp अपॉन sp t होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो q चला इधर से इधर, t टाइम में मिला, मतलब sq स्पीड से dq डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ऑब्वियसली यही लिखा हुआ है dq अपॉन sq, सो यहाँ भी t हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कि t स्क्वायर मीटिंग टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T2। मतलब फाइनल रिजल्ट में क्या लिख सकता हूँ, फाइनल आप देख लो, टाइम मीटिंग टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2। तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है, तो आपको सिर्फ टाइम के बारे में बताया जाएगा। और कौन सा टाइम, T1 एंड T2 वाला, ठीक है, ये टाइम और ये टाइम। और आपसे स्पीड का रेशियो पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है, टाइम वो भी मीटिंग टाइम। हो सकता है कि आपको एक स्पीड दे दी जाए, ये दोनों टाइम दे दी जाए, दूसरी स्पीड पूछी जाए, तो इसमें से कुछ भी केस बन सकता है। हो सकता है पूरी डिस्टेंस पूछ ली जाए, तो अगर स्पीड्स आ जाएंगे, टाइम पता है, तो आप वो डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो अभी इस पे कुछ बेस क्वेश्चंस देखते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग ने पूरा डेराइव किया, कुछ क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव में इस पे पूछे जाते हैं। अब वो एक सवाल देखते हैं अभी जो हम लोग ने सीखा उसके ऊपर। A and B start moving towards each other from X and Y respectively. After they meet on Z, they take 2 minutes 24 seconds and 1 minute 40 seconds to reach Y and X respectively. If A moves at 12 meter per second, so पहला सवाल उसमें find speed of B, find meeting time and total distance। मतलब जिन बातों की मैंने पिछले बार में डिस्कशन की थी जब मैंने डेरिवेशन किया अभी जस्ट, तो उन सब चीज़ों को इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो अब मुझे इसमें फॉर्मूला पता है तो मैं डायरेक्टली इसको करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन, पहले आप फिगर से समझ लीजिए, फिगर बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे पिछले केस में मैंने डेरिवेशन किया था। तो इस बार ए एंड बी मूव कर रहे हैं, पॉइंट्स हैं एक्स एंड वाई, एंड मूव करने वाले हैं ए एंड बी। रही बात स्पीड की, तो ए की स्पीड आपको दी गई है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है, यहाँ पे ये मिले, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ये मिले, दिस इज द पॉइंट Z। और यहाँ मिलने के बाद A अपने रास्ते को चला गया, मतलब उसको Y तक पहुँचना है तो वहाँ तक चला गया, एंड यहाँ मिलने के बाद B अपने रास्ते को मतलब X तक पहुँचना है तो X की तरफ निकल गया। सो जो टाइम लगा यहाँ से आगे Y तक पहुँचने में मिलने के बाद, तो A के लिए टाइम देखो रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब Y एंड X के बाद रिस्पेक्टिवली Y तक कौन पहुँचना चाहता है, ऑब्वियसली A। तो जो टाइम पहले दिया गया है वो ए के लिए दिया गया है, किस पॉइंट से किस पॉइंट से, यहाँ से यहाँ तक का। तो फर्स्ट टाइम है 2 मिनट 24 सेकेंड्स। सो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप बोल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम फॉर ए। और 2 मिनट 24 सेकेंड को अगर आप सॉल्व करो तो 2 मिनट का मतलब हो जाएगा 120 सेकेंड्स एंड 24 सेकेंड्स और है, तो ये हो गया 144 सेकेंड्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी यहाँ मिलने के बाद आगे बढ़ जाएगा एक्स की तरफ जाने के लिए, और इसको जो टाइम लगा, टाइम टेकन बाई बी, सो ये टाइम आप देखो कितना है, 1 मिनट 40 सेकेंड। 1 मिनट 40 सेकेंड का क्या मतलब हुआ, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 40 सेकेंड और तो 100 सेकेंड्स टोटल हो गए, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या सीखा, अभी हम लोग ने सीखा कि अगर मुझे डायरेक्टली स्पीड्स का रेशियो लिखना है
ठीक है। सो मैं यहाँ पे स्पीड्स का रेशियो लिख रहा हूँ। देखिए स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बी, डायरेक्ट फॉर्मूला था, टाइम टेकन बाई बी ऊपर आएगा एंड टाइम टेकन बाई ए नीचे चला जाएगा। सो पहले मैं रेशियो निकालता हूँ, स्पीड ऑफ ए स्पीड ऑफ बी क्या बनेगा, अंडर रूट बी के लिए देखिए 100 डिवाइडेड बाई 144, तो ये आ गया 10/12, ठीक है। अंडर रूट 110 होगा, 144 12 होगा। सो अगर आप रेशियो लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको 5/6। रही बात स्पीड की, स्पीड ऑफ ए आपको दिया गया है। सो स्पीड ऑफ ए इज 12। सो ये आ जाएगा आपके पास। सो स्पीड ऑफ बी कितनी हो जाएगी, सबसे पहले सवाल यही है, स्पीड ऑफ बी बताइए। इसको इसमें इंटू करना पड़ेगा, 72/5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ बी हो गई, ठीक है। सो ये तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, फाइंड मीटिंग टाइम। मैंने इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, मीटिंग टाइम इक्वल टू अंडर रूट, अगर ए एंड बी है तो टाइम टेकन बाई ए इंटू टाइम टेकन बाई बी। और आप जानते हो ये किस टाइम की बात हो रही है, इन्हीं दोनों टाइम की। तो अगेन आप यहाँ लिखोगे 144 इंटू 100। सो यहाँ से बाहर जाएगा 12 और 10। सो मीटिंग टाइम आ गया 120 सेकेंड, सही है। सो मीटिंग टाइम आ गया 120 सेकेंड। अब बात करी गई है टोटल डिस्टेंस की। तीसरा सवाल इसमें है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल डिस्टेंस की बात करी गई है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा एक्चुअली, एक बार फिगर की तरफ देखते हैं, समझ में आ जाएगी पूरी बात। टोटल डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब आप इसको कैसे निकाल सकते हो, आपको मीटिंग टाइम पता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए कैसे, अभी मुझे सॉल्व करके पता है कि बी की स्पीड कितनी है, 72/5 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने अभी सॉल्व किया, ठीक है। सो दोनों ही 120 सेकेंड तक चलेंगे, ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और 120 सेकेंड तक ये चलेगा यहाँ से यहाँ तक, और तब ये मिल जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हो कि ये एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस x से z तक की डिस्टेंस, x से z तक की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये कौन कवर कर रहा है, a कवर कर रहा है 12 की स्पीड से, इनटू इसका टाइम कितना है, मिलने में टाइम लगा 100, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगा 100, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना कि इसको, आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, आप इससे भी कर लोगे, आंसर वही आएगा। सो इससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये आपको मिलेगा 12 इंटू 120, ये मिल गया 144.10 मीटर। अब z से या y से z तक की डिस्टेंस देख लो, y से z तक की डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, b कवर कर रहा है, स्पीड आपको पता है। सो आप लिखोगे 72/5 किस स्पीड से, सॉरी कितने टाइम में, ये है, ये तो स्पीड होगी, कितने टाइम में, 120 सेकेंड। मीटिंग टाइम इसके लिए भी सेम होगा, ओके। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर आप इसको कैंसिल करो, सो इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, देखिए 12 इंटू 2, एक्चुअली ये 12 इंटू 10 है, तो 5 से 10 कैंसिल हुआ तो 2 बचेगा। सो ये आ गया आपके पास। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखिए तो इसको लिख दे रहा हूँ मैं 4, एक्चुअली ये बन गया आपके पास 4, ठीक है। एक्चुअली ये हो गया 12 क्यूब जो कि होता है 1728, और ये मीटर। सो y से z तक की डिस्टेंस आ गई, x से z तक की डिस्टेंस आ गई, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सो टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख दे रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी xz प्लस yz। सो 1440 प्लस 1728, और इसको प्लस कर दिया जाए तो 8, और ये 6 इधर आएगा, 7 4 11, 3168 मीटर, ये होगी टोटल डिस्टेंस। आई होप आपको ये तीनों पार्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को डिस्टेंस निकालने के लिए इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे
कि 144 सेकंड तक ए चलता है, ठीक है, तो आप निकालोगे तो आपको फिर से वही मिलेगा 1728 जैसे यहाँ पे मिला। और इसी पार्ट में 100 सेकंड तक कौन चलता है, बी चलता है, किस स्पीड से, स्पीड पता है, तो इससे सॉल्व करोगे तो फिर से ये वाला जो पार्ट इधर सॉल्व किया था हम लोग ने, ये यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा 1440, अल्टीमेटली प्लस होके वही आएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि पार्ट गलत आ रहा है, दोनों पार्ट उतनी ही डिस्टेंसेस के आएंगे। ओके, सो उस तरह से भी कर सकते थे। आई होप ये पूरा फॉर्मूला आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये एक टाइप हो गया जिसपे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैंने एक ही पार्ट में कवर कर लिए हैं।